हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आने वाली है। बहुत ही जल्दी यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी का अनाउंस किया जाएगा और उसी वैकेंसीज को लेकर के सभी लोग तैयारी में जुट गए हैं। तो हम लोग क्यों पीछे रहे, हम लोग भी इस तैयारी में जुट जाते हैं। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के एक्ट के बारे में कि ये एक्ट किस प्रकार से हमारे देश में लागू हुआ, किस प्रकार से अभी तक ये प्रिवेल कर रहा है। 1872 का लॉ है और ये इसको हम लोग तीन तरीक़ों से पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग इसको बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, फिर हम अपने हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ के इसको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद। और इसके साथ साथ हम लोग बुक भी पढ़ेंगे, जो कि मैंने बुक प्रेफर किया है, यहाँ पे परीक्षा मंथन का बुक प्रीफर किया है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को कैसे पढ़ सकते हैं और अपना हैंडमेड नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं किस तरह से आप भी अपना हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये पहले मैं बात कर रहा हूं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की। तो इसमें मैं बात कर रहा हूं इंट्रोडक्शन की। देखिए, मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया है और सबसे पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट्स ही शो कर रहा हूँ। ये जो एक्ट बना था वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। इसको देखिए मैंने किस तरह से सिंपल लैंग्वेज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो शॉर्ट एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया। द वर्ड एविडेंस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एविडेंस वर्ड आया कहाँ से। द वर्ड एविडेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एविडेंट और एविडेरा विच मीन्स टू प्रूव, टू डिस्कवर क्लियरली। एविडेंस, अगर कोई भी जो वकालत कर रहा है या कोई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको अगर लॉ फील्ड से जुड़ा है तो उसको एविडेंस लॉ की नॉलेज जरूरी होता है। अगर आप वकालत भी करेंगे, अगर आपको एविडेंस लॉ की जानकारी नहीं रहेगी, फिर आपके लिए समस्याएं वो बनती रहेंगी। आपको कब क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, कब आपको री एग्जामिनेशन करना है, कब कौन सा एविडेंस देना है, कौन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब देना है, रियल एविडेंस कब देना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो ये दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। ये जो लॉ है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट इज लेक्स फोरी लॉ। ये जो लॉ है वो लॉ ऑफ लैंड है, जहाँ पे ये लागू हो रहा है उसी लैंड की ये लॉ इसको बताया जा रहा है। इसीलिए इसको एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है, एविडेंस लॉ इज विच वन ऑफ द लॉ। तो इसको लेक्स फोरी लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं कि एविडेंस लॉ को लेक्स फोरी लॉ कहा जाता है। द रूल ऑफ द प्लेस ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द लैंड, इसको लॉ ऑफ द लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग एडजेक्टिव लॉ के नाम से भी जानते हैं। एमसीक्यू बेस्ड में पूछ देता है एडजेक्टिव लॉ किसको कहा जाता है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को ही एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता है। लॉ ऑफ एविडेंस इज बेसिकली अ प्रोसीजरल लॉ बट सम ऑफ इट्स प्रोविजन डू कम आल्सो अंडर द सब्सटेंटिव लॉ। ये प्रोसीजरल लॉ का पार्ट्स होता है, लेकिन कुछ इसके प्रोविजंस जो होते हैं वो सब्सटेंटिव लॉ में भी फॉल कर जाते हैं। देखिए, लॉ ऑफ एविडेंस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, किस तरह से अप्लाई होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो लॉ ऑफ एविडेंस है विशेष कानूनों के तहत आता है। लॉ ऑफ एविडेंस यह बताता है कि अदालत के सामने कैसे पहुँचे। हमें पता होना चाहिए ना, एक प्रोसीजर होता है, किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। लॉ ऑफ एविडेंस अदालत के समक्ष हमारे दावे को कैसे स्थापित करता है। लॉ ऑफ एविडेंस अधिकारों के साथ साथ प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने इस तरह से अपना हैंड रिटन नोट्स मेड किया है। ठीक, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं, टोटल 11 चैप्टर में ये डिवाइड किया गया है। जो इंडियन एविडेंस है इसको टोटल 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और इसमें 3 पार्ट्स बनाए गए हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। इन सबों को भी डिवाइड किया गया है। जो पार्ट फर्स्ट में है इसमें 2 चैप्टर को रखा गया है, पार्ट सेकेंड में हम 4 चैप्टर को रखा गया है और पार्ट जो थर्ड है इसमें 5 चैप्टर को रखा गया है। इस प्रकार से आप इंडेक्स बेस्ड भी चाहेंगे तो तैयार कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको रख सकते हैं। किसी भी बुक को आप लेंगे या फिर बेयर एक्ट को ही लेंगे तो इस तरह से आपको पहले समझाया जाता है कि कौन कौन से पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, पार्ट फर्स्ट में कितने नंबर ऑफ सेक्शंस आते हैं, वो क्या कहते हैं, चैप्टर्स आते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे भी बताया गया। जैसे पार्ट फर्स्ट में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यहाँ पे 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है और चैप्टर नंबर सेकेंड आता है। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है इसमें सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 54 तक आता है चैप्टर फर्स्ट में, और चैप्टर सेकंड में सेक्शन नंबर 5 से लेकर के 55 तक आता है। फिर हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड ऑन प्रूफ से डील करता है। इसमें 4 चैप्टर के बारे में इसमें बताया जाता है कि 4 चैप्टर कौन कौन सा आता है। जो इसमें चैप्टर नंबर थर्ड आता है, फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूफ, सेक्शन नंबर 56 से लेकर 58 तक डील किया जाता है। फिर चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे आता है जो कि ओरल एविडेंसेस से बात करता है, जो कि सेक्शन नंबर 59 से लेकर 60 तक डील करता है। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात
करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है, जो सेक्शन नंबर 61 से लेकर 90A तक, ये थोड़ा सा लंबा 61 से लेकर 90A तक इस चैप्टर में फॉल करता है। फिर चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट, तो ये इसमें आता है सेक्शन नंबर 91 से लेकर के 100 तक, ये सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। बात करते हैं फिर पार्ट 3 की, जिसमें प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस की बात की जाती है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर क्या कहते हैं पार्ट जो हमारा 3 होता है, उसमें 5 चैप्टर को बताया गया। चैप्टर नंबर 7 में है बर्डन ऑफ प्रूफ, जो सेक्शन 101 से लेकर के 114A तक डील करता है। चैप्टर नंबर 8 की बात की जाती है तो इसमें स्टॉपेल को डील किया जाता है 115 से 117। चैप्टर नंबर 9 विटनेसेस को डील करता है 118 से 134। और जो चैप्टर नंबर 10 होता है वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से डील करता है, सेक्शन नंबर 135 से लेकर 166 तक। और चैप्टर नंबर जो 11 डील करता है वो इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस की बात करता है। इसमें एक सेक्शन होता ही सेक्शन नंबर 167। इसी प्रकार से दोस्तों आप भी चाहेंगे तो अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। पीछे भी मैंने कई नोट्स को प्रिपेयर करके दिखाया है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंने नोट्स प्रिपेयर करके आपको दिखाया है। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी मैंने नोट्स प्रिपेयर करके दिखाया है। तो इसी तरह सभी नोट्स को मैं प्रिपेयर करके आपके सामने दिखाने वाला हूं कि आप अपना हैंडमेड अपना नोट्स कैसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एविडेंसेस की, कितने काइंड्स के एविडेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 काइंड्स के एविडेंसेस को देखा गया, ओरल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ओरल के भी 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में क्या क्या आते हैं, डायरेक्ट एविडेंस होता है और हियर से एविडेंस की बात की जाती है ओरल में। फिर डॉक्यूमेंट्री में प्राइमरी एविडेंस की बात की जाती है और सेकेंडरी एविडेंस की बात की जाती है। अब बात करते हैं इसके सेक्शंस को हम डील करते हैं। जो डायरेक्ट एविडेंस है वो सेक्शन नंबर 56, 59 और 60 में फॉल करता है। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो 61 से लेकर 65 में प्राइमरी एविडेंस के बारे में बात करता है। सेकेंडरी एविडेंस के बारे में सेक्शन नंबर 63 बात करता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखना आवश्यक होता है। अब बेस्ट एविडेंस रूल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इसमें बताया हूं कि किस तरह से यहाँ पे मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि आप जब लॉ पढ़ रहे हैं तो उस तरह से पढ़ते रहिए, अपने बेयर एक्ट को पढ़ते रहिए, बुक को पढ़ते रहिए, और उसके बाद से जैसे ही कोई भी टर्मिनोलॉजी मिले उसको हाइलाइटर से या तो हाईलाइट करिए या फिर अपने नोटबुक में उसको आप रखते जाइए, लिखते जाइए। जैसे जैसे आप नोटबुक में लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपका धीरे धीरे नोट्स प्रिपेयर होता जाएगा और आप उसको आसानी से फिर धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको टेकअप किया है, जैसे डायरेक्ट एविडेंस मस्ट बी एक्सक्लूड हियर से एविडेंस, सेक्शन 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। सेकंड प्राइमरी एविडेंस एक्सक्लूड सेकेंडरी एविडेंस, सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट। थर्ड में एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 91 एंड 92 इंडियन एविडेंस एक्ट। इस तरह से जब आप बेयर एक्ट को रीड करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको इसी प्रोविजंस में मिलती जाएंगी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की। जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो सका है वहाँ तक मैंने अपने नोट्स में आपको शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से अपना नोट्स प्रिपेयर करना होगा। सेक्शन नंबर 7 की बात करते हैं। फैक्ट इन इशू की बात की जाती है। जो फैक्ट इन इशू से डील करता है, इसमें ओकेजन आता है, कॉज आता है, इफेक्ट आता है, फिर स्टेट ऑफ थिंग्स आता है, अपॉर्चुनिटी आता है, ओकेजन आता है, कॉज आता है, इफेक्ट आता है। ये सभी चीज़ों सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में ये सारी चीज़ें को बताया जाता है। देखिए इसको हमने डिफाइन भी किया है। ओकेजन क्या होता है, किस तरह से ओकेजन क्रिएट किया जाता है, ओकेजन किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, कॉज क्या होता है, कॉज किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। मीन्स की सभी चीज़ों के बारे में मैंने एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिससे कि अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको लिखने के लिए आ जाता है तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करके रख रहा हूँ। तो इसी तरह अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 3 में सारी फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है। इसमें 10 डेफिनेशंस क्लॉज दिया गया है, जैसे कोर्ट दिया गया है, कोर्ट दिया गया है, फैक्ट दिया गया है, फैक्ट इन इशू दिया गया है, डॉक्यूमेंट दिया गया है, प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, इंडिया, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज है हमारा, उसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज में बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट के बारे में मैंने मेंशन किया है। फैक्ट कितने प्रकार का होता है, फैक्ट 2 प्रकार के होता है। एक फिजिकल फैक्ट होता है, एक मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। फिजिकल फैक्ट में क्या होता है, जिसको टेंजिबल हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, और फिजिकल और मेंटल फैक्ट में होता है परसीव्ड बाय सेंसेस, जिसको कि हम लोग जैसे नॉलेज हो गया, इंटेंशन हो गया, रेपुटेशन हो गया, स्टेट ऑफ माइंड हो गया, ओपिनियन हो गया, ये जो हमारा होता है ये मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। बट जो हमारा फिजिकल फैक्ट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है, रिकॉर्ड्स होता है, रियल एविडेंस होता है, जैसे कि सेक्शन 60 में प्रोवाइजो में बताया जाता है। और हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं, जैसे आई, टेस्ट, ईयर, और जो भी चीज़ें होती हैं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 की, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि रेस गेस्टे से डील करता है। रेस गेस्टे का मतलब होता है
फॉर्म ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, मीन्स कि सेम ट्रांजेक्शन में एक ही समव्यवहार में किया गया कार्य को हम लोग रेस गेस्टे कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, रेस गेस्टे किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन नंबर 6 में। और एक सेक्शन 11 आता है, प्ली ऑफ एलिबी की बात करता है कि प्ली ऑफ एलिबी किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, तो सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया। देखिए यहाँ पे ये हमारा विंटेज पॉइंट है, ये यहाँ पे दिया है, ये विंटेज पॉइंट है। हम सेक्शन नंबर 6 के बाद 6 के लिए डील कर रहे हैं, 7 के लिए और 8 के लिए इसी वेन डायग्राम से हम आपको डील करके बताते हैं। जो सेक्शन नंबर 6 है हमारा, ये विंटेज पॉइंट है। विंटेज पॉइंट का मतलब कि हमारा जो भी ऑफेंस हुआ यहीं पे क्रिएट हुआ सेक्शन 6 में। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 7 में। जब हम सेक्शन 7 में कैसे पहुंचते हैं, जब हमको ओकेजन मिलता है, कॉज मिलता है, इफेक्ट मिलता है, इन तीनों के बारे में सेक्शन 7 में डील किया जाता है। और यही आगे चल करके थोड़ा इसका ब्रॉडर रूप हो जाता है, जो कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट का रूप ग्रहण कर लेता है। सेक्शन 6, 7 और 8 को आपको एक साथ तीनों को पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सकता है। देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। इंटेंशन नॉलेज फॉर एक्ट, मोटिव ऑलवेज फॉर ऑब्जेक्ट, कॉज ऑलवेज फॉर रीजन ऑफ सच मोटिव, अपॉर्चुनिटी मीन्स नॉलेज, ओकेजन इज इन्वाइटेड, सिनारियो मौका मिलना कि हम उसको मार देंगे, जैसे ही ओकेजन क्रिएट कर रहे हैं हम इफेक्ट डाल देते हैं। इस प्रकार से सभी चीज़ों को आपको समझने की कोशिश की जानी चाहिए। देखिए अब इसमें शॉर्ट टर्म में मैंने लिखा है कि द टर्म रेस गेस्टे, रेस गेस्टे क्या होता है और रेस गेस्टे किस लिए आया है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। आप चाहेंगे तो इसको पॉज करके यहाँ से आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं, किस तरह से मैंने इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखने का कोशिश किया है। आप भी इस तरह से चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे सेम ट्रांजेक्शन की बात होती है, ए ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ बोथ फिजिकल एक्ट एंड वर्ड्स अकम्पनी सच फिजिकल एक्ट वेदर स्पोकन बाय पर्सन डूइंग द एक्ट बाय पर्सन हुम सच एक्ट आर डन और एनी अदर पर्सन और पर्सन्स, इस तरह से। और यहाँ पे एक केस भी आता है जो कि सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है, जिसमें आर वर्सेस वेडिंगफील्ड का ये केस होता है। जस्टिस कॉक ब्यूरो ने इसका जजमेंट दिया था। फिर आर वर्सेस क्रिस्टी का केस आता है, फिर रेटन वर्सेस रेजिना का केस आता है। मीन्स कि जितने भी केस लॉस कवर हो सकते थे उन सभी को भी मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया। आर वर्सेस फोस्टर का जो केस होता है वो कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे कोशिश किया है। तो आप भी इसी तरह से चाहेंगे तो अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जैसे आर वर्सेस वेडिंगफील्ड पूछा जाता है, आर वर्सेस क्रिस्टा पूछी जाती है, रेटिना वर्सेस रेजिना पूछा जाता है, आर वर्सेस फोस्टर पूछा जाता है, सबल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केसेस पूछे जाते हैं। और आजकल का जो ट्रेंड हो गया है, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो 4 केस लॉ दे दे रहे हैं, 4 जजेस का नाम दे दे रहे हैं, या फिर स्टेट दे दे रहे हैं, या फिर क्रोनोलॉजी दे दे रहे हैं, किस किस क्रोनोलॉजी में इसको आपको अरेंज करना है। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो वो रुके नहीं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 की। जब हम सेक्शन नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे जी इसमें 3 पॉइंट को डिफाइन किया गया है, जिसमें मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट को डिफाइन किया जाता है। मोटिव में इंटेंशन आता है, प्रिपरेशन में ऑफेंस के पहले होता है, मतलब कि हथियार को इकट्ठा कर लेना, रस्सी को खरीद लेना, ये सभी चीज़ों क्या होती है, इसको प्रिपरेशन करता है। कंडक्ट क्या होता है, प्रीवियस कंडक्ट होता है और सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है। एक तो कंडक्ट वो होता है जैसे कि प्रीवियस कंडक्ट, जिसमें एक्यूज्ड होता है, विक्टिम होता है, एजेंट होता है, और सब्सिक्वेंट कंडक्ट में जैसे कंडक्ट कर लेने के बाद का चीज़ों को बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मोटिव के बारे में लिखा है कि मोटिव लिटरली मीन्स क्या होता है, उसके बाद से मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिफाइन किया है थोड़ा थोड़ा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 की। जब सेक्शन नंबर हम 10 पे आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्स्पायरेसी से डील करता है। कॉन्स्पिरेसी जो कि हमको देखने को मिलता है 120A और बी आईपीसी में भी ये कॉन्स्पायरेसी देखने को मिलता है, जिसमें कि राजीव गांधी एसेसिनेशन केस हुआ था। मीन्स कि नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वहाँ पे केस आया था, उसी के तहत राजीव गांधी का जो एसेसिनेशन किया गया था वो भी डील किया गया। तो जो हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो डील करते हैं वो बेसिकली आईपीसी से डील करते हैं, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को दिया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, जिसमें ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात की जाती है, वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात की जाती है और कॉन्स्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात की जाती है। जो ज्वाइंट, वाइकेरियस और कॉन्स्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात की जाती है वो सेक्शन नंबर 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड से डील करता है, जिसमें वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का केस आता है। फिर उसके बाद से और भी जो 2-3 इंपॉर्टेंट केस है, जैसे जेएम देसाई का केस आ जाता है, फिर महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो सेक्शन नंबर 34 से ये डील की जाती है। और जो कॉन्स्पायरेसी यहाँ पे देने की बात हो जाती है, जो सेक्शन नंबर 10 में दिया है, जैसे सेड आपस में कही हुई बात को यहाँ पे लिया जाता है, कॉन्स्पायरेसी किया जाता है। डन आपस में मिलकर किया गया कार्य कॉन्स्पायरेसी होता है। रिटन लिखे हुए कोई शब्द
वो भी क्या हो जाता है, एक प्रकार का कॉन्स्पायरेसी हो जाता है। ये सेक्शन 10 से रिगार्डिंग जितने भी चीज़ थे मैंने सब आपको बता दिया। अब यहाँ पे केस लॉ मैंने सेक्शन 10 से रिलेटेड जो भी केस लॉ है, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई का केस है, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का है, जिसको हम लोग लव ट्रायंगल केस के नाम से भी जानते हैं, जो मिर्जा अकबर का केस होता है। फिर शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस यहाँ पे है। तो सभी जो भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ मैंने दोस्तों यहाँ पे डील करने का कोशिश किया है कि आप लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँच सके जो जो चीज़ आपको चाहिए। तो ये हैंड रिटन नोट्स मेरा बहुत खराब तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छा ही है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 की बात करते हैं, जिसमें कंडीशन, मेंटल कंडीशन की बात की जाती है, फिजिकल कंडीशन की बात की जाती है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात की जाती है। जिसमें मेंटल कंडीशन में थेफ्ट कर लें, इंटेंशन है, नॉलेज है, गुडविल है, ये सभी हमारा मेंटल कंडीशन हो जाता है। जो फिजिकल कंडीशन कि हाँ हम वहाँ पे पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे, देखिए अब यहाँ पे जो भी बात की जाती है उसको मैंने यहाँ पे डिराइव किया है चार चीज़ों में, 4 पॉइंटों में। फर्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड किसका हो सकता है, बॉडी का हो सकता है। इसमें गुड फेथ की बात की जाती है, गुडविल की बात की जा सकती है। फिर सिमिलर फैक्ट की बात करते हैं, हैबिट्स ऑफ बीटिंग पीपुल की मीन्स की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला जैसे हाल हो जाता है, जैसे आपने गजनी मूवी देखा होगा, वो सिमिलर एक्ट्स की बात की जाती है। फिर विक्टिम इंजरी की बात की जाती है, जिसमें जनरल डिस्पोजिशंस की बात की जाती है। फिर प्रीवियस कमीशन की बात किया जाता है, द प्रीवियस कन्विक्शंस की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे देखिए फुल लेंथ में मैंने आंसर के फॉर्म में जो 2 नंबर का 4 नंबर का जो शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आता है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। बात करते हैं एडमिशन से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सेक्शन नंबर 17 से स्टार्ट हो जाता है। एडमिशन का मतलब होता है मान लेना, किसी की भी बात को मान लेना, एक्नॉलेज कर लेना, मान लेना, ग्रहण कर लेना, उसी को एडमिशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ एडमिशन, 2 प्रकार का एडमिशन बताया गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एडमिशन। इसमें बताया गया कौन कर सकता है, एडमिशन कर सकता है बाय प्लीडिंग, बाय एग्जामिनर और डायरेक्टली किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन करने का क्या क्या फ़ायदा होता है वो सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हु कैन गिव एन एडमिशन, एडमिशन कौन दे सकता है, पार्टी करेगी एडमिशन, एजेंट एडमिशन कर लेगा, एनी पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है इस डिस्प्यूट में वो भी एडमिशन कर सकता है, एग्जीक्यूटर भी एडमिशन कर सकता है। ये सभी चीज़ें सेक्शन नंबर 17 से लेकर 23 तक इसमें बताई गई है। फिर इसमें 22 आ जाता है, फिर 22A आ जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है। फिर हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारा टर्मिनोलॉजी आ जाता है, कन्फेशन आ जाता है। कन्फेशन जो कि पुलिस के द्वारा कराई जाती है, ज़बरदस्ती थाने में बैठा करके, कभी कभी तो थर्ड डिग्री दे करके कन्फेशन कराया जाता है, कभी कभी आसानी से कन्फेशन कराया जा सकता है। कन्फेशन के बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 24 में कि कन्फेशन क्या होता है। इसमें टीआईपी दिया जाता है। टीआईपी का मतलब होता है थ्रेड, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस। जो सेक्शन नंबर 24 में डिफाइन किया गया है उसमें 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है कि थ्रेड क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है और प्रॉमिस क्या होता है। जैसे कभी कभी किसी कैदी को पकड़ लिया जाता है थाने में और कहा जाता है कि मैं तुम्हारा सजा को कम करवा दूंगा, तुम अपने गुनाहों को कबूल कर लो। तो इसमें क्या दिया जा रहा है, उसको इंड्यूस किया जा रहा है, उसको थ्रेड दिया जा रहा है, उसको प्रॉमिस दिया जा रहा है। अगर इस प्रकार से अगर कोई भी कन्फेशन कराया जाता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में उसको मान्य नहीं किया जाता। यही सेक्शन नंबर 24 में बताया गया है कि जो कि रेलिवेंट होता है अंडर 164 सीआरपीसी में एडमिसेबल। इसमें कई ठो ग्राउंड्स बताए गए हैं कि कब एडमिसेबल माना जाएगा, कब एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर 25 की बात करते हैं, 24 में ये हो जाता है। 25 में ये बताया गया कि जब हम पुलिस के सामने कन्फेशन करते हैं तो वो भी मान्य नहीं होता। फिर 26 में बताया गया कि जब हम क्या कहते हैं प्रिजन में मीन्स की जेल में जब हम लोग कन्फेशन करते हैं, कस्टडी में कन्फेशन करते हैं तो वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होता है। फिर 27 में डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स की बात करता है। फिर 28 में बताता है कि जब रिमूवल हो जाता है इंप्रेशन का, इंप्रेशन कौन सा इंप्रेशन, जो सेक्शन नंबर 24 में इंप्रेशन लागू हुआ था वो अगर इंप्रेशन खत्म हो जाता है तब हमारा जो कन्फेशन होगा वो मान्य किया जा सकता है, जो कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस वाला था। तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया। अब यहाँ पे मैंने आपको बता देना चाहता हूँ कि एडमिशन के बारे में और कन्फेशंस के बारे में, यही जो दोस्तों यही जो टर्मिनोलॉजी है यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। इससे अलग हटकर कि एग्जामिनर अब क्या पूछेगा, 167 सेक्शन से, इसी सेक्शंस में तो पूछेगा, कन्फेशन से पूछेगा, एडमिशन से पूछेगा, फिर रेलिवेंसी से पूछेगा, फिर फैक्ट से पूछेगा, फिर कोर्ट से पूछेगा। तो जो चीज़ें हैं उसी चीज़ों में से पूछने का उसको हक है ना। अब अलग से तो कुछ पूछेगा नहीं कि नहीं कन्फेशन का कुछ दूसरा मतलब आप बताइए। तो जो आप अगर इसको अच्छे तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा ही साबित होगा। जैसे मैंने इसको धीरे धीरे तैयार करने का कोशिश किया। अब एडमिशन के बारे में मैंने 4-5 पॉइंट लिख दिया कि हाँ एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन के बारे में लिख दिया कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन किसको दिया जाता है, कौन कन्फेशन लेता है। फिर यहाँ पे हमने
वाइकेरियस लाइबिलिटीज़ के बारे में भी बता दिया कि वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है, जो अभी मैंने बताया था आपको सेक्शन नंबर 34 इंडियन एविडेंस इंडियन पिनल कोड में बताया गया वाइकेरियस लाइबिलिटीज़ क्या होती है, वो सभी चीज़ों के बारे में मैं बता दिया। अब बता रहा हूँ यहाँ पे जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, जो जजेस के सामने कन्फेशन किया जाता है बिफोर मजिस्ट्रेट के सामने कटघरे में या कोर्ट में खड़ा होकर के जो कन्फेशन किया जाता है उसको जुडिशियल कन्फेशन किया जाता है। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, कोई पुलिस मेरे को पकड़ के ले जा रही है, अगर मैंने कहा कि सर मेरे को टॉयलेट जाना है, अगर मैं टॉयलेट गया और मैं किसी प्राइवेट पर्सन से वहाँ पे कन्फेशन कर लिया तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। इस प्रकार के कन्फेशंस के बारे में बताया जा रहा है। कन्फेशन एज अ होल, देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है पलविंदर कौर का और निशिकांत झा का, ये केसेस हमेशा पूछा जाता है, पलविंदर कौर का और निशिकांत झा का। तो ये दोनों केसेस को मैंने यहाँ पे कोट करने का कोशिश किया है और इसको डिराइव भी किया है हिंदी में और इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में भी आप प्रीफर कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद से परविंदर कौर के केस को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, फिर निशिकांत झा के केस को भी मैंने एक्सप्लेन किया गया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 32 के बारे में, जो कि हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है सेक्शन नंबर 32 का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन को डील करते हैं। जब आदमी मरता है तो उसके पहले अपने बयान को वो रिकॉर्ड कराता है या बयान देता है, उसी को हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक, इसमें जो डाइंग डिक्लेरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो ये होता है पर्सन मर गया हो, अपना जो स्टेटमेंट दिया वो मर गया, इनकेपेबल टू गिविंग एन एविडेंस। जब आदमी मर जाएगा तो फिर अपना दूसरा स्टेटमेंट देगा नहीं, कैन नॉट बी फाउंड। वो आदमी जब जो सेक्शन 32 में जो अपना बयान दे रहा है वो कभी मिले नहीं। इस प्रेजेंस कैन बी कॉज डिलेड, उसका जो प्रेजेंस था वो डिलेड कॉज करेगा, इसीलिए सेक्शन नंबर 32 में क्या किया जाता है, कन्फेशन वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कर लिया जाता है। टोटल 8 सिचुएशन दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन का। अब इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखा हूँ, आप लोग भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। कॉजेज ऑफ डेथ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, सर्कमस्टांसेस के बारे में, कॉजेज ऑफ बिजनेस को रिकॉर्ड किया जाता है, और अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट ऑफ मेकर, इंटरेस्ट के मेकर के बिहाफ पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और गिव ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम्स। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। मीन्स कि 8 पॉइंट दिया है, 8 पॉइंट को आपको अच्छे से मगअप करना पड़ेगा। मगअप का मीन्स आपको याद कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताने का कोशिश किया हूँ डिफरेंसेस क्या होता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस। प्राइमरी एविडेंस किसको कहते हैं और सेकेंडरी एविडेंस किसको कहते हैं, और ये किस प्रकार से डील करता है प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। यहाँ पे डिफरेंसेस को आप चाहेंगे तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंसेस को मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है कि क्या होता है। फिर उसके बाद से ये शॉर्टकट तरीका है जो सेक्शन नंबर 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 103 से लेकर के 111 को अगर आपको लर्न करना है तो पढ़ के डरेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है कि आपको किस तरह से याद करना है। जैसे 103 में बताया गया है P A D K D A R O G, पढ़ के डरोगे, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेयर एक्ट का सहारा लिया है कि किस प्रकार से, जैसे सेक्शन 101 में पढ़ के मीन्स की बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है सेक्शन 101 में, सेक्शन 102 में ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात करता है, फिर 103 में पार्टिकुलर्स की बात करता है, फिर 104 में एविडेंस एडमिसिबिलिटी की बात करता है, एक्सेप्शंस की बात 105 में करता है, नॉलेज की बात 106 में करता है, 30 ईयर का जो प्रिजम्पशन होता है वो 107 में करता है, जो 7 ईयर का प्रिजम्पशन होता है वो 108 में करता है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप की बात 109 में करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑनरशिप की बात 110 में करता है, गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन 111 में बात करता है, सर्टेन ऑफेंस 111A में करता है, जो बर्थ ड्यूरिंग मैरिज जो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी की बात करता है वो 280 दिन की बात करता है, 113 में सेसेशन ऑफ टेरिटरीज की बात करता है। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे तो जिस तरह से मैंने ये शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में एक एक वर्ड लिखा है, इस तरह से चाहेंगे तो आप भी एक एक वर्ड में इन सभी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने दोनों का डिफरेंसेस के बारे में बताया गया। सेक्शन नंबर 121 जजेस और मजिस्ट्रेट, प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन किसके बीच में हो सकता है, एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में ही प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकते हैं कि प्रिविलेजेस कम्युनिकेशंस के, तो आप इस तरह से आप चाहेंगे तो एक डिफरेंस बना सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि प्रिविलेजेस कम्युनिकेशंस क्या होता है। सेक्शन 122 में मैरिज को मीन्स की विवाह को डिफाइन किया गया, इसका भी आप डिफरेंसेस चाहेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं।
जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है, एक यहाँ पे केस आता है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो 1954 का केस है। फिर उसके बाद से सेक्शन 123 जो राज्य कार्य के लिए होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करने का कोशिश किया है। दोस्तों ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ आपके सामने, जो मैं बता रहा हूँ, ये बड़े मेहनत करने के बाद से इसको प्रिपेयर किया गया है। आप इसको पूरा देखेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। अगर आप बीच में से छोड़ के चले जाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। और भी मैं सब्जेक्टों पे ये इस टाइप के लेक्चर मैं लेके बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला हूं। जैसे सीपीसी पे लेके आऊँगा, सीआरपीसी पे लेके आऊँगा, उसके बाद से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे लेके आऊँगा। जो भी लॉ हमारे पीसीएसजे में कवर होंगे उन सभी लॉ को मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने लेके आऊँ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब आगे देखते हैं, सेक्शन नंबर 165 की बात करते हैं। पावर ऑफ जजेस टू डिस्क्रिशनरी ऑब्टेन प्रोड्यूस्ड, मीन्स कि जो जजेस का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जो सेक्शन 165 में डील किया जाता है, उसमें जजेस की डिस्क्रिशनरी पावर होता है। जज चाहे तो कोई भी क्वेश्चन कोर्ट ऑफ लॉ में पूछ सकता है, कोई भी ऑर्डर फॉर्मुलेट कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आरडी अल्ट्रम पार्टम होना चाहिए। मीन्स कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो जज का होता है, जो 165 हमारा जो सेक्शन नंबर 165 है, ये रेलिवेंट सेक्शन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि जिस बुक से मैं पढ़ता हूँ वो बुक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये परीक्षा मंथन का सर समर्थ अग्रवाल सर का ये बुक है, उसी बुक से मैं पढ़ता हूँ और उसी चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट की बात की जा रही है, जो कि 1872 का स्कीम ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का स्कीम क्या होता है, इसको 3 पार्ट्स में 11 चैप्टर में और 167 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया। देखिए जैसे पार्ट फर्स्ट में सर ने डिवाइड किया, पार्ट सेकंड में, पार्ट थर्ड में। तो इसी तरह से मैंने भी देख करके इन सभी चीज़ों को बनाने का प्रयास किया। आप भी चाहेंगे तो अपने बेयर एक्ट से या किसी भी बुक से चाहेंगे तो इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। अगर आपका इंडेक्स तैयार है तो आप मान के चलिए कि 15% से 20% तो आपका कवर हो गया। अगर इंडेक्स आप तैयार कर लिए 15 से 20% आपका टॉपिक वो कवर हो सकता है। देखिए ये बुक है, इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस की बात की जाती है। जैसे मैंने अभी इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस की बात किया है, जो कि सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन किया गया है। इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस क्या होता है, उसमें 10 चीज़ों को डिफाइन किया गया है। कोर्ट क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, इंडिया, इन सभी चीज़ों के बारे में सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। तो सर का भी ये जो बुक है, देखिए फैक्ट्स के बारे में बताया गया कि फिजिकल फैक्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होता है, मेंटल फैक्ट क्या होता है, कोई भी कंडीशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। जब आप बुक को पढ़ेंगे और साथ साथ बेयर एक्ट को पढ़ेंगे और अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तब उसको आपका आसानी से रेलिवेंट आपको मिलेगा, पता चलेगा कि किस तरह से क्या होता है। जैसे मैंने सेक्शन 8 को मैंने बताया था, जिसमें मोटिव होता है, प्रिपरेशन होता है, कंडक्ट होता है, प्रीवियस कंडक्ट होता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती जाएगी सेक्शन नंबर 8 से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट, सेक्शन 9, जो सेक्शन 9 से रिलेटेड है। सेक्शन 9 मेक रेलिवेंट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, अगर इस तरह से आप भी हाईलाइट करके पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी से मकअप करने में आसान होगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। टीआईपी की बात करते हैं, जो सेक्शन नंबर 9 की बात की जा रही है, इसमें 2 चीज़ की टीआईपी होती है। एक तो सामान की होती है और एक आदमी की होती है कि हाँ इस आदमी को अरेस्ट किया गया है, तो हाँ आदमी के पास से घड़ी मिला है, ठीक है, लिख दिया पुलिस वाले ने। आदमी के पास से इसका शर्ट मिला है, शर्ट लिख दिया। इसके पास से आईफोन मिला, आईफोन लिख दिया। ये सभी चीज़ों के बारे में जब किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो सारा मेमो बनता है, उसी मेमो के थ्रू लिखा जाता है। यहाँ पे टीआईपी की बात की जाती है, मीन्स की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात की जाती है कि किस तरह से आदमी का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन और परेड किया जाता है और किस तरह से उसके सामानों का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किया जाता है। सेक्शन 9 इस चीज़ से डील करता है। नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस यहाँ पे डील करता है। राजेश वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का केस यहाँ पे डील करता है। रामलोचन वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस यहाँ पे डील करता है। अब पम्मी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ एमपी का केस यहाँ पे डील करता है। जब आपको इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये क्या चीज़ कर रहा है। मैंने पीछे आपको डील किया था सेक्शन 10, जो कि कॉन्स्पायरेसी से डील कर रहा था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से, जिसमें मैंने आपको नलिनी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस मैंने बताया था। फिर उसके बाद से मैंने बताया था राजीव गांधी एसेसिनेशन के सेक्शन नंबर 10 में ही डील किया जा रहा है, जो कि आईपीसी के सेक्शन नंबर 120A और 120B में इसका रेफरेंस दिया जा रहा है। वहाँ से ये सारी चीज़ों को कवर किया जा सकता है। जब तक आप एक दूसरे लॉ को एक दूसरे से आप मिला के नहीं पढ़ेंगे, लिंक नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको वो चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दोनों कॉन्सेप्ट हमारा प्रिपेयर्ड हो गया। सेक्शन नंबर 10 भी हमारा प्रिपेयर्ड हो गया। सेक्शन नंबर 120A उधर आईपीसी का और सेक्शन नंबर 120B आईपीसी का और सेक्शन नंबर 34 आईपीसी का, ये तीनों एक साथ चलता है।
तो इसी प्रकार से आप बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे कन्फेशन के बारे में जो कि सेक्शन नंबर 24 से लेकर के सेक्शन नंबर 28 तक बताया गया। कन्फेशन क्या होता है, जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। इसमें पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है पकाला नारायण स्वामी का, और पलविंदर कौर का केस भी आता है। ये पलविंदर कौर का केस मैंने आपको पीछे डील करके बताया कि पलविंदर कौर का केस क्या होता है। व्हेन कन्फेशन कॉज्ड अंडर इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस, जब इसको टीआईपी में किया जाता है, थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस में सेक्शन नंबर 24 डील करता है। व्हेन मेड पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 25 में बताया जा रहा है जब पुलिस ऑफिसर के सामने किया। व्हेन मेड इन पुलिस कस्टडी, जब आप पुलिस कस्टडी में आप कोई भी कन्फेशन करते हैं, सेक्शन नंबर 26 में डील किया जाता है। फिर उसके बाद से एडमिशंस के बारे में बताया जा रहा है, एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। देखिए जो सेक्शन नंबर 32 का जो डाइंग डिक्लेरेशन की मैं बात कर रहा था, जिसमें 8 कंडीशंस हैं, ये पूरा 8 कंडीशन यहाँ पे खोल के रख दिया गया है। आप इसको चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। when it related to cause of death, when it is made to the course of business, when it against the interest of maker, when it give opinion to the public right, customs matter of general interest, when it relates to existence of relationship, मीन्स सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डील करके दिया गया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में जैसे कि यहाँ पे आप इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बेयर एक्ट को देखेंगे तो आपका बेयर एक्ट अगर आपका प्रिपेयर्ड रहेगा तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ आपका 10 से 15% आपका मीन्स समझिए कि आप आगे हैं किसी अदर स्टूडेंट से 10 से 15% आगे अगर आपका इंडेक्स प्रिपेयर्ड है। जैसे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बेयर एक्ट में सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात की जाती है। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसका कि सबसे पीछे दिया गया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, लेकिन बाकी जितने भी एक्ट होते हैं सबके शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट सबसे आगे दिए रहते हैं। जो मेनली जो बेसिकली होता है, जो जनरल रूल होता है, जैसे कि सेक्शन 2 में ही सारे इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस दिए जाते हैं, जितने भी डेफिनेशंस होते दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 का, वो रिपील्ड कर दिया गया है। कब रिपील्ड किया गया? 1938 से रिपील्ड कर दिया गया। इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस दिया गया जो कि 10 इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, कोर्ट है, फैक्ट है, रेलिवेंट है, फैक्ट इन इशू है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, प्रूफ है, डिसप्रूफ है, नॉट प्रूफ है, इंडिया में है, ये सभी चीज़ों के बारे में सेक्शन 4 में हम लोग डील करते हैं। मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। उसके बाद से जब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, तो अगर आप इस प्रकार से अगर आप चाहेंगे तो अपना इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ों को रट लेंगे तो आपके लिए ये सभी चीज़ें बड़े आसान हो जाएंगी, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा इस चीज़ को पढ़ने में। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट कट बताया है जो सेक्शन नंबर 34, 35, 36, 37, 38 और 38 तक, इसको BPMAL, BP मल के नाम से हम लोग जाते हैं, जिसमें 34 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की जाती है, सेक्शन नंबर 35 में पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात की जाती है, सेक्शन नंबर 36 में मैप की बात की जाती है, सेक्शन नंबर 37 में एक्ट्स की बात की जाती है, सेक्शन नंबर 38 में लॉ बुक्स की बात की जाती है। फिर सेक्शन नंबर 39 जो है यहाँ पे बेसिक रूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि क्या बेसिक रूल्स होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी एविडेंस प्रस्तुत करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, तो पूरा रिकॉर्ड तो हम दिखाएंगे नहीं कोर्ट ऑफ लॉ को, जितना ज़रूरत की चीज़ होगा उतना ही चीज़ हम पेश करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। सेक्शन नंबर 39 ये बता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इसी के साथ बता रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर बनाना चाहेंगे तो आप भी आसानी से बना सकते हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट आपके लिए एक आसान सा साबित होगा। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनर्स ऑफ 101 से लेकर 111 का एक शॉर्टकट ट्रिक जो भी था वो मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी चाहेंगे तो अपना ये प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर बताने में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसको आप प्लीज़ माफ़ करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। आप ही लोग के बीच से मैं भी निकला हूँ और स्टूडेंट ही हूँ, और आपको सुझाव देना है कि अब मैं किस सब्जेक्ट पे मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। नेक्स्ट वीडियो जो कि हैंड रिटन नोट्स के साथ मेरा होगा और बुक के साथ होगा, और बुक के साथ साथ बेयर एक्ट का भी हम लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का सफ़र। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को हो सके पॉसिबल हो तो इसको शेयर करने का कोशिश करें। जो भी चीज़ें हों आप कर सकते हैं। थैंक यू।